नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हिंदी सरोज की पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दीपावली का पर्व मंगलमय बीते, आपके जीवन में दीपक जगमगाते रहें और आपके घर पर धन कुबेर की बरसात हो। और अगर आपका भाग्य अगर वनवास चला गया था तो इस दिसंबर में आप लोगों का वनवास समाप्त हो जाए। आप सब लोग यूजीसी नेट जेआरएफ में एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वालिफाई कर जाएं, यही मेरी प्रभु से अरदास है। और आज की ये क्लास यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी वाली यूनिट की क्लास है, जो कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं। आज हम हिंदी कहानी में राही कहानी पढ़ने वाले हैं। छोटी सी कहानी है दोस्तों, इसको अगर आप 2 बार वीडियो भी ये देख लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से सब समझ आ जाएगा, एक एक पॉइंट इसका याद हो जाएगा। इसीलिए आज दिवाली के पावन पर्व पर मैं ये छोटी सी कहानी ही आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों की निरंतरता भी बनती रहे और दीपावली के इस पावन पर्व पर आप लोग ज्यादा प्रेशराइज भी ना हो पढ़ाई के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू कर देते हैं फटाफट से आज की क्लास। राही राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, इससे एक प्रश्न आता ही आता है एग्जाम में, और बहुत छोटी सी कहानी है तो 2 नंबर बड़े इजीली हमारे पक्के हो सकते हैं ये वाली कहानी को अच्छी तरह से आत्मसात करके। तो सबसे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से नहीं बल्कि हमारे इंटरव्यू की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू की दृष्टि से सुभद्रा कुमारी चौहान इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनके बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि हमें फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए हमें ये जानकारियां भी हमारे पास में होनी चाहिए। खाली एग्जाम के लिए हमें नहीं पढ़ना है, हमें इस प्रकार से अपनी तैयारी कर लेनी है कि कोई कुछ भी पूछे हमारे सब्जेक्ट के लिए, हमारे टॉपिक के लिए, हमें उसमें से एक एक लाइनें आनी चाहिए। तो इसीलिए हम सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन के बारे में थोड़ा सा, पूरा नहीं हल्का फुल्का जान लेते हैं पहले, ताकि एक भूमिका बन जाएगी इस कहानी को समझने के लिए। देख लेते हैं, इनका जन्म काल रहा है 16 अगस्त 1904 से 15 फरवरी 1948। सुभद्रा कुमारी का जन्म नाग पंचमी के दिन हुआ था, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन इनमें से किस महिला रचनाकार का जन्म हुआ था। इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में हुआ था और ये एक संपन्न परिवार से आती हैं। 1913 में वे 9 वर्ष की हुई थी, तब उनकी पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मात्र 9 वर्ष की आयु में इनकी कविता मर्यादा नामक पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी। यह कविता सुभद्रा कुंवरी के नाम से छपी। क्या? सुभद्रा कुंवरी। कहते हैं कि सुभद्रा जी ने यह कविता नीम के पेड़ पर लिखी थी। सुभद्रा चंचल और कुशाग्र बुद्धि की थी। सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थी। 9वीं कक्षा के बाद सुभद्रा कुमारी की पढ़ाई छूट गई थी। इसे शुद्ध कर लीजिए, छूट गई थी लिखा गया है, ये यहां पर आना चाहिए, छूट गई थी। उनकी कहानी छूट गई थी। शिक्षा समाप्त करने के बाद 1919 में नवलपुर के सुप्रसिद्ध ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ उनका विवाह हो गया था। 1920 से 21 तक सुभद्रा कुमारी और लक्ष्मण सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। दोनों ही सदस्य रहे थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के। 1922 में जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था और इस सत्याग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान जी पहली महिला सत्याग्रही थी। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इनके बारे में। रोज रोज सभाएं हुआ करती थी, उनमें सुभद्रा कुमारी जी बोला करती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने अपनी एक रिपोर्ट में उनके उल्लेख में क्या लिखा था? उनको लोकल सरोजनी कहकर
पुकारा था, संबोधित किया था। लोकल सरोजनी किसको कहा जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी को कहा जाता है। लक्ष्मण सिंह जैसा जीवन साथी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसा पथ प्रदर्शक पाकर, यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जो थे वो इनके गुरु तुल्य थे, उनके पथ प्रदर्शक थे, उनके गुरु थे। वे स्वतंत्रता की राष्ट्रीय आंदोलन में बराबर सक्रिय रही, कई बार वे जेल भी गई। अब यहीं से संबंध हो जाता है हमारी कहानी का। वो कई बार जेल गई हुई थी, उन्होंने गरीबों को, गरीबी को और देश में फैली हुई विपदाओं को बड़े नजदीक से देखा था, इसीलिए उन्होंने ये कहानी लिखी है। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड से उनके मन पर गहरा आघात लगा था, इसके लिए उन्होंने 3 अग्नेय कविताएं लिखी थी। जो 3 अग्नेय कविताएं इनके द्वारा लिखी गई हैं वो किसके आधार पर थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखा है। इसे हंस पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया था। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इन्होंने 88 कविताएं और 46 कहानियों की रचना की है। इनके कहानी संग्रह कौन कौन है? 1932 में बिखरे मोती, उन्मादिनी 1934 में, सीधे साधे चित्र 1947 में। इनके कविता संग्रह मुकुल 1930 और त्रिधारा 1930 हैं। जीवनी मिला तेज से तेज। राही कहानी में क्या क्या है उसकी समीक्षा और सारांश देख लेते हैं, फिर हम पूरे कहानी को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा कहानी नहीं, बड़ी नहीं है, ये 3-4 पेज की कहानी है, आसानी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगी आज की क्लास। राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी करने की मजबूरी पर प्रकाश डाला है। इस कहानी में उन्होंने सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है। उन्होंने इस कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना है। सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था। कहानी के पात्र, कहानी में 2 ही पात्र मुख्य हैं, एक तो अनीता है और एक राही है। राही कौन है? एक गरीब औरत है। ये मांगरोरी जाति से आती है। कौन सी जाति से आती है? मांगरोरी जाति से। जो हमारी कहानी की मुख्य पात्र राही है, ये मांगरोरी जाति से आती है, जिनका भिक्षावृत्ति ही काम होता है। भिक्षा मांगना ही, मांग के खाना ही इनका काम होता है, इसलिए इनका जाति का नाम मांगरोरी जाति है। राही जो है वो एक गरीब औरत है जिसे चोरी के जुर्म में कैद किया जाता है। जेल में इनकी मुलाकात होती है दोनों की। अनीता कौन है? ये एक अमीर घर की महिला है जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल गई है। यहां पर की को शुद्ध कर लीजिए, की अशुद्ध लिखा हुआ है। राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्रीय चेतना की रचनाकार थी। इस कारण उन्होंने कई दफा कारागारों में भी समय बिताया है, जेल में भी गई हैं, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा है उनके बारे में कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रही थी, इसलिए वो कई बार जेल भी गई थी। इस कहानी में उन्होंने अपने उसी समय के अनुभवों को लिखा है। भीख मांगने वाली मांगरोरी जाति से संबंध रखने वाली राही की कहानी है ये, जो भूख मिटाने के लिए चोरी के आरोप में हवालात जाती है। हवालात में राही अनीता नाम की सत्याग्रही के साथ बातें करती हुई अपनी विवशता बताती है। अनीता उसकी बातें सुनकर चिंतित हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है? राही जैसी गरीब और भोली भाली जनता की सेवा करने और उसके दुख को दूर करने में ही सच्ची देशभक्ति है, ऐसा मानने लग जाती है अनीता। जेल में ही वह सपने में मांगरोरी जाति के लोगों की सेवा करती है। वो जेल में
सोती रात में जब अनीता जेल में सोती है तो सपने में वह मांगरोरी जाति के लोगों की सेवा में लग जाती है और इससे क्या है, गांव वालों का सुधार हो जाता है। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है, उसके पिता की बीमारी के कारण, अनीता के पिता बीमार हैं ऐसा बोलकर उन्हें जेल से रिहा करवा लिया जाता है और फिर उनका सपना साकार हो जाता है। क्या सपना साकार हो जाता है, वो रियलिटी में, असलियत में, अपने जीवन में क्या करती हैं, वो गरीबों की सेवा के लिए अपना आंदोलन शुरू कर देती हैं, खासकर मांगरोरी जाति वालों की सेवा के लिए, उनको भरपेट भोजन देने के लिए, कपड़ा देने के लिए, उनको काम देने के लिए, व्यवसाय देने के लिए, नौकरी देने के लिए बहुत ज्यादा काम करती हैं हमारी लेखिका या फिर इस कहानी के जो पात्र हैं अनीता जी। ठीक है दोस्तों, और ये डाक टिकट है जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के नाम पर निकाली गई थी 1976 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब शुरू कर देते हैं हम मूल कहानी अपनी। राही कहानी है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है और ये कहानी ज्यादातर जो है तेरा नाम क्या है पूछती है। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। नाज का अर्थ क्या है? अनाज। यहां पर अनाज को देसी भाषा में, चलती भाषा में नाज लिखा गया है, क्योंकि राही जो है वो अनपढ़ औरत है और वो गंवारू भाषा बोलती है, तो अनाज की जगह वो नाज ही कहती है। कितना नाज था? होगा 5-6 सेर। कितना अनाज चुराया था राही ने? 5-6 सेर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। 5-6 सेर। यहां पर किलो भी लिख सकते हैं, क्विंटल भी लिख सकते हैं, किसी प्रकार से भी। उलट पुलट के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में, तो सतर्क रहिएगा। और सजा कितने दिन की दी है? साल भर की। कितने साल की सजा मिली थी उसको? 1 साल की। 1 साल की सजा मिली है माफ कीजिएगा, राही को 1 साल की सजा मिली है। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती, तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं, और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी के नाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहीं से पता चलता है कि राही ने चोरी क्यों की थी। एक तो मांगरोरी जाति की थी, उनका काम ही मांगना खाना था। उल्टा क्या था, हमारे समाज में ये फैला हुआ था कि मांगरोरी जाति के लोग हैं, उनको भिक्षावृत्ति ही उनका काम है, उन्हें हमें कोई रोजगार नहीं देना है, उनसे मेहनत मजदूरी हमें नहीं करवानी है, तो उनको कोई मजदूरी के लिए भी रखकर राजी नहीं होता था। क्योंकि हमारे समाज की जो व्यवस्था है, जो सोच है बड़े तबके वालों की, वो ऐसी ही थी उस समय पर कि जो भूखा है, जो कमजोर है, जो निसहाय है, उसको और दबाओ, उसको ऊपर उठने के लिए मौका मत दो। कहीं वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर लेगा तो वो कल को हमारे सामने ही ऊंची आवाज में बातें करेगा। इसीलिए उनको कोई नौकरी भी नहीं देता था, मजदूरी नहीं देता था। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा, पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा। ये अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप है? अनीता ने पूछा।
राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उसका बाप मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो राही का जो पति था उसकी मृत्यु कहां हुई थी? अस्पताल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहां पर कंफ्यूजन वाला मामला है कि जेल में तो उसे मारा था। मारा था का अर्थ है यहां पर पिटाई की गई थी, उसको अच्छे से पीटा गया था और अस्पताल में जाकर उसकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि उसकी मृत्यु कहां हुई थी। तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में ही मरा, वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने गया था। क्या करने गया था राही का पति? ताड़ी पीने गया था। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घरवाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं वह मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। जेल में भी कैटेगरी होती है, ए क्लास बी क्लास। तो जब ये आई थी, अनीता जेल में आई थी, तो इनको बी क्लास दिया गया था, लेकिन अच्छे खानदान से थी, धनाढ्य परिवार से थी। तो उनके परिवार वालों ने चिट्ठी पत्री लिख के एप्लीकेशन वगैरह डालकर और उन्हें ए क्लास दर्जा दिलवा दिया था। वहां की ए क्लास जेल में उनको शिफ्ट कर दिया था। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। उस समय के जो सत्याग्रही थे, जो झूठे सत्याग्रही थे, जो नाम कमाना चाहते थे, शोहरत कमाना चाहते थे, अपनी नेतागिरी झाड़ना चाहते थे और सरकार में कोई ना कोई पद लेने की लालसा लाल जो रखते थे, वो क्या थे? अपने त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल में आते थे, देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हुए जेल में आते थे। हमें आमतौर पर दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए क्लास और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम लोग कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। दोस्तों, ये करारा व्यंग्य है उस समय पर जो जानबूझकर जेल में आते थे अपनी शेखी बखारने के लिए, अपनी झूठी देशभक्ति और त्याग बलिदान दर्शाने के लिए जो लोग जेलों में आते थे और लोगों से कहते फिरते थे, अपनी कहानियां सुनाते थे कि मैंने चौथी जेल यात्रा की, मैंने 5वीं जेल यात्रा की, और कहानियां गढ़ गढ़ के लोगों को सुनाते थे ताकि उनका वर्चस्व स्थापित हो समाज में, वो नेतृत्व करते हुए दिखाई दें आगे सरकार में। तात्पर्य यह है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानिक संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे
बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहां तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनें हैं। अनीता सोच रही है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, जो खद्दर पहनना कभी चाहते ही नहीं थे, वो लोग अभी खद्दर भी पहनने लगे हैं, कांग्रेस में भी आने जाने लगे हैं, जेल भी आने जाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता के गलियारे जो हैं वो यहीं से होकर गुजरते हैं, उनको इतनी नौटंकियां तो करनी ही पड़ेंगी। अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसी बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। यह कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों को यदि हम कुछ सेवा कर सकें, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहां डेरा डाल रहे हैं तो कल दूसरी जगह की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं तो विचारादर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्मशास्त्र, ज्ञान विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य की समझ नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? प्रथम प्रतिज्ञा सत्याग्रही की क्या बताई गई है कि राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। ये प्रथम प्रतिज्ञा बताई है सत्याग्रही की, इंपॉर्टेंट है। देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वो इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। क्या खोल दिया है? आश्रम खोल दिया है उन्होंने। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं। स्त्रियां क्या करती हैं? आश्रम में सूत काटती हैं। ये प्रश्न बन सकते हैं और बनते हैं, इस कहानी से इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। मर्द क्या करते हैं? कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। अभी अगस्त वाले एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था कि स्त्रियां क्या करती हैं, मर्द क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं।
इन पंक्तियों को क्रम से लगाने वाला शायद प्रश्न इस बार आया हुआ था। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। सुबह 7 बजे तक वो सो रही थी। कितने बजे तक? सुबह 7 बजे तक। देखिए दोस्तों, यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है। इस बार जो है बहुत ही गौण प्रश्नों की तरफ वो हाथ मार रहा है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम पहले सोचते थे उन प्रश्नों को नहीं पूछ रहा है, बल्कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान आसानी से नहीं जाता है उन पॉइंट्स की ओर उसका ध्यान जा रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हमें याद रखने हैं, हमें छोड़ने नहीं है। इसी प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया। किसने आकर जगाया था? अनीता को स्त्री जेलर ने आकर, नोट करते चलिए इन सबको, स्त्री जेलर ने आकर उसे जगाया था और क्या कहा? आप अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं। तो अनीता की बेल, जमानत किस वजह से हुई थी? क्या कारण दिया गया था? उनकी पिता की बीमारी का बहाना दिया गया था। आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं, जमानत नहीं, उनको छोड़ ही दिया गया था। बिना शर्त उनको छोड़ दिया गया था, जमानत नहीं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना ले घर चली गई। तो अनीता ने सोचा था कि वो अपने मांगरोरी जाति वाले लोगों को, उनकी भलाई के लिए वो एक आश्रम खोलेगी, उनकी भलाई के लिए अपने जीवन को लगा देगी, उनकी सेवा में, उनको व्यवसाय देगी, उनको रोजगार देगी, उनके बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएगी, उनके लिए खाना और घर उपलब्ध करवाएगी। तो सपने में जैसा उसने देखा था कि मांगरोरी जाति के लोग वो नौकरी पाने के बाद अपने छोटे छोटे घर बनाकर रहने लग गए थे, जिनका रहने का कोई ठिकाना नहीं था। कभी कहीं अपने बर्तन उठाए वो घूमते थे। वो लोग जो है एक जगह घर बना के रहने लगे थे, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करने लगे थे। अनीता जो है वो राही के बच्चों को अपने साथ रखने लगी थी। महिलाएं सूत काटने का काम करती थी तथा पुरुष रुई धुनकने का काम करते थे। ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं यूजीसी नेट में, इनको छोड़ना नहीं है कि पुरुषों का क्या काम था? कपड़ा बुनना और रुई धुनकना। स्त्रियों का काम क्या था? सूत काटना। इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं तो इनको हमें छोड़ना नहीं है। 7 बजे उसकी नींद खुली थी और स्त्री जेलर ने आकर उसे जगाया था। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। इनको ध्यान में रखकर ही हमें पूरी तैयारी करनी होगी दोस्तों। तो ये जो कहानी है, छोटी सी कहानी थी, राही सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित एक इंपॉर्टेंट कहानी, जिससे एक प्रश्न आता है तो 2 नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं। ये छोटी सी कहानी पढ़कर, ये मेरे ख्याल से 3 पेज की 4 पेज की मैक्सिमम कहानी है, जिसको हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। इसमें हमने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा है कि जो एग्जाम में पूछे जाने लायक हो और वो मैं आप लोगों को ना करवाऊं। एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया है। इससे बाहर इस कहानी से कुछ भी नहीं आने वाला है। 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेंगे एग्जाम के टाइम पे तो ये आपकी 100% तैयार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज की कहानी, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट करा कीजिए दोस्तों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी दीपावली शुभ मनाइए, सावधानी से मनाइए। ये प्रकाश का उत्सव है, इसे
ध्यान से मनाइए, बम पटाखे जलाते हुए अपने आप को सेफ करके रखिए, आग से बचिए और लोगों में खुशियां बांटिए, मिठाइयां बांटिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।